नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी स्टोरी शमशान घाट के चुड़ैल पे पहला कमेंट समीर शेख जी ने किया था। समीर शेख जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम कुणाल है। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार और मेरी कई पीढ़ियाँ उसी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि आज मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब करता हूँ, लेकिन आज इतनी आधुनिक ज़िंदगी देख रहा हूँ, फिर भी मैं वो गांव की ज़िंदगी भूल नहीं पाता। और वो गांव की ज़िंदगी मैं इसलिए भी नहीं भूल पाता क्योंकि वो साफ हवा, वो अच्छा साफ खाना और वहाँ का वातावरण तो था ही, साथ ही साथ वहाँ के कुछ ऐसी प्रथाएं भी थीं, कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं जो मुझे उस गांव को भूलने नहीं देती। सारे गांवों की तरह और सारे घरों की तरह हमारे गांव में भी हर साल कुछ पूजा पाठ किए जाते थे, लेकिन उन पूजा पाठ में नॉर्मल देवी देवताओं को नहीं, किसी असुर को पूजा जाता था। पहले मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। हमारे गांव में एक और प्रथा थी कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। इसकी वजह हमें ये लगती थी कि हो सकता है लोग ये सोचते हों कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जो कि पहले हर गांव में चलता था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगा कि इस गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये प्रथा है, ये इसलिए भी होती है क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से बचाने की ज़रूरत है, और वो क्या चीज़ है या क्या शक्ति है ये हमें पता नहीं था। हालांकि बाद में मुझे ये पता चला जब मैं उस गांव से निकल गया कि और भी कई जगहों पर, साउथ में और भी कई जगहों पर राक्षसों की और असुरों की पूजा की जाती है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ वो क्यों होती है। जैसे कि हिडिंबा, हिडिंब की बहन, भीम की बीवी, उनकी भी पूजा होती है एक जगह पे। यही सारी चीज़ें देखते देखते मैं बड़ा हो रहा था, और जब मैं करीब 12 से 14 साल के आसपास का था, तब मैंने देखा कि एक सुबह लोग उस पूजा के बाद एक जगह पे बहुत भीड़ लगा के खड़े हैं। गांव के लोग बहुत चीख पुकार मचा रहे थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों को एक बहुत बड़े पैरों के निशान मिले, जो पैर किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पैर का निशान इतना बड़ा था जिसमें कि एक आदमी अगर लेटे तो वो पूरा का पूरा उसमें समा जाए। गांव के सभी बच्चों को वहां से जल्द हटा दिया गया, क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते थे कि बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़े। लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे जिंदगी की भी रोजमर्रा की चीजें हो चुकी थी। अब हम भी इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। गांव वालों के सभी प्रथाओं में हम लोग भी शामिल होते थे, क्योंकि हम भी उन्हीं के बीच के थे, हम लोग भी उन्हीं गांव वालों में से थे। तो हमें भी यही लगने लगा कि हमें भी इन्हीं प्रथाओं को मानना है। लेकिन एक दिन बहुत कम उम्र में एक लड़की की शादी हो रही थी, और वो बहुत चीख रही थी, रो रही थी, घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही थी कि कृपया करके मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप लोग ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसके घर वाले कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे। हालांकि उसकी माता और पिता दोनों भी रो रहे थे, लेकिन उसकी शादी जल्द से जल्द करा देना चाहते थे। वो लोग इसके लिए कोई तर्क भी दे रहे थे, जो तर्क हमारे समझ के बाहर था। वो लोग कह रहे थे, बेटी अगर हम लोगों ने तेरी शादी नहीं की तो तुझे वो ले जाएंगे जिनके साथ तो कोई इंसान जाना भी नहीं चाहता। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ बुरे इंसान हैं जो कि ऐसा करते हैं, लेकिन हमें बहुत जल्द ये पता चलने वाला था कि कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि कोई और शक्ति है जो ऐसा करती है। वो शायद इनके साथ कुछ बुरा करती है या इन्हें उठा के ले जाती है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें
आदत हो गई थी देखने की, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ चीज़ों को बस एक आदत की तरह ही मान के चल रहे थे, ना कि ये कि हाँ ये सच में होता है। क्योंकि जब तक आप अपने आंखों से कुछ ना देखें, तब तक कई बार आपको इस चीज़ों पे विश्वास भी नहीं होता, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फिर ये सारी चीज़ें देखते देखते एक दिन ऐसा भी आया कि जब एक घर वाले तैयार नहीं थे अपनी बेटी की जल्दी शादी कराने के लिए। फिर उन लोगों ने गांव वालों से बात की, गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने, और वैसा ही हुआ। फिर से पूजा की रात आई, और पूजा के अगले सुबह चीख पुकार मचने लगी थी। हमें लगा कि हो सकता है वही बड़े पैरों के निशान दिखे हों, इसलिए ये चीख पुकार मची है। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो कोई बड़े पैरों का निशान नहीं, बल्कि वो लड़की गायब हो चुकी थी, जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। जब हम लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग तो गांव के ऐसे थे जो कि इस चीज के लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन हम कुछ लड़के इस चीज के लिए माने नहीं, और हम लोगों ने उसे जंगल में और आसपास ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल में कुछ दूर जाने के बाद हमें वही बड़े पैरों के निशान मिले, जिसका पीछा करते करते हम लोग एक गुफा के पास पहुंचे। और वहां जाने के बाद हमने उस लड़की को अधमरी अवस्था में देखा। वो लड़की जिंदा तो थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। जब हम लोग उसे गांव में उठा के वापस ले आए तो गांव वाले हम पे चिल्लाने लगे, तुमने एक शेर के मुंह से शिकार छीन लिया है, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अब भी मौका है, जाकर इस लड़की को उसी गुफा के पास रखाओ जहां से तुम लोग इसे लेकर आए हो। लेकिन हम लोग कुछ मानने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि वो लड़की हमारे ही साथ पल के बड़ी हुई थी, हम लोग साथ में ही खेला कूदा करते थे, वो हमारी दोस्त थी, हम लोग उसे कैसे छोड़ देते। गांव वालों के लिए तो वो एक चारा के जैसी थी, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारी दोस्त थी। हम लोगों ने भी ठान लिया कि जो भी मुसीबत आएगी देख लेंगे, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। रात हुई, और रात होते के साथ गांव में फिर से चीख पुकार मच गई। कई लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, वो आ गया, जिसका डर था वही हुआ। ये लड़कों की वजह से हमारे गांव पे तबाही आ चुकी है, अगर ये लोग उसे नहीं लेके आए होते तो शायद सब कुछ ठीक होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उसने कई लोगों के घर तबाह कर दिए। हालांकि हम तो उसे देख नहीं पाए, क्योंकि जब कुछ लोग गांव की तरफ भाग रहे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें गांव की उल्टी दिशा की तरफ लेके जा रहे थे, जिधर से गांव से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी मुसीबत में पड़े। हम लोगों को बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही थीं, और किसी विशालकाय राक्षस या जानवर के चीखने की आवाज, जो कि लग रहा था गुस्से में गुर्रा रहा है। और जब ये सारा चीज, सारा तमाशा, सारा प्रलय खत्म हुआ तो हम लोग गांव पहुंचे। वही बड़े बड़े पैरों के निशान, तबाही का मंजर, सब कुछ देख के हमें भी लगने लगा कि शायद ये हमारे ही वजह से हुआ है। फिर हम लोगों ने सबने मिलकर बात की और गांव वालों से पूछा कि क्या उस लड़की को वापस देने से ये सब ठीक हो जाएगा। हालांकि हम ये चाहते तो नहीं थे, लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम्हारी गलती के वजह से वो लड़की तो चली ही गई, और भी 2 लड़कियों को वो उठा के ले गया। फिर हमने सोचा कि किसी से कुछ पूछने से तो पता चलने से रहा कि आखिर होता क्या है, क्यों ना हम लोग वहां जाकर देखें। लेकिन रात में जब हम लोगों ने बाहर जाने का प्लान किया था, तब गांव वालों ने हमें पकड़ लिया, और वो लोग जानते थे कि हम लोग ऐसी कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेंगे, और वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके गांव पे हमारी वजह से फिर से कोई संकट आए। हम लोग तो वहां ना जा पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के प्रथाओं में हम लोग भी शामिल हो गए। काफ़ी समय यही सारी चीज़ें करने के बाद कुछ चीज़ें हमें पता चलने लगी। हमें पता चला कि वो जो राक्षस है, वो शायद शिव जी के ही गणों में से कोई एक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। कुछ ने बताया वो अंधक है, शिव जी का वो पुत्र जो बिना आंखों के पैदा हुआ था, अंधक।
कुछ ने कुछ और कहा, कुछ ने कुछ और, लेकिन ये तो सब एक साथ कह रहे थे कि वो एक असुर है, और काफी प्राचीन असुर, जो कि हमने किस्से कहानियों में सुना था, महाभारत, रामायण, गीता और बाकी सारी चीजों में सुना था। ये लोग उस असुर की बात कर रहे थे। हाँ, इस चीज को लेकर कोई भी एक मत नहीं था कि उस असुर का नाम क्या है या वो कौन है। बस लोग इतना जानते थे कि उसमें अपार शक्ति है और बहुत विकराल दिखता है, बहुत खूंखार दिखता है, उसके लंबे लंबे जटाएं हैं और उसके हाथ में कोई हथियार भी रहता है। लेकिन कई लोग तो जो उसको देखे थे उसमें से या तो जीवित नहीं थे, या तो जो जीवित थे वो सदमे में थे, और जो इक्का दुक्का ठीक थे वो कुछ बताने को तैयार ना थे। इसीलिए हमने जो सुना उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि हाँ, पैरों के निशान को देख के तो यही लगता है कि गांव वाले झूठ नहीं कह रहे, लेकिन हमने उसे कभी नहीं देखा था। इसीलिए हम लोग इस बात पे विचार विमर्श करते रहे। उसके बाद पता चला, काफी पता करने के बाद, कि वो लड़कियों को बलि देने के लिए लेके जाता है, क्योंकि लड़कियों की बलि देने से उसकी आयु और बाकी सारी चीजें बनी रहती हैं। वो अपने पूजा में अपने जिस भी भगवान की या देवी देवता की या पता नहीं किसकी पूजा करता होगा, उसमें वो लड़कियों की बलि देके सिद्धियां प्राप्त करता था, और भी ताकतवर बनने के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या करता था। उसके बाद धीरे धीरे यही सारी चीजें चलती रहीं। लड़कियों की शादी इसीलिए कम उम्र में करा दी जाती थी क्योंकि वो शादीशुदा औरतों की बलि नहीं दे सकता था, लेकिन कुंवारी लड़कियों की बलि दे सकता था। और खास करके अगर वो 16 से 18 साल के आसपास हो तो वो उसकी बलि जरूर देता था। इन्हीं सारी चीजों को बचाए रखने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए गांव वाले लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दिया करते थे, और साथ ही साथ उसकी पूजा भी करते थे, क्योंकि उसको पूजने के वजह से वो लोगों की रक्षा करता था। उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे भगवान की बराबर के दर्जा पे रखते हैं, लेकिन अगर कोई कभी पूजा ना करे तो उसे लगता था उन्होंने उसका अपमान किया है, इसीलिए वो लोगों को मारने लगता था। वो असुर था, लेकिन उसे भी पूजा जाना बहुत पसंद था, क्योंकि आपने भी देखा होगा, इंसानों में भी इज्जत पाना सभी को बहुत पसंद होता है। और अगर आप वैसे इंसान हैं जिसके पास अपार शक्ति हो, जो किसी अस्त्र शस्त्र से मारा ना जा सके, तो आपको इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। दुनिया में कोई भी इंसान बिना रोटी के जी सकता है, बिना उम्मीद और बिना इज्जत के नहीं। हाँ, कई लोग बिना इज्जत के भी जी लेते हैं, लेकिन उम्मीद तो उन्हें भी लगती है। सारी बातों का सार यह है कि जिसके पास पावर होती है उसको इज्जत मिलती भी है, और उसे इज्जत चाहिए भी होती है। कई लोग तो पावर सिर्फ इसीलिए पाते हैं ताकि उनकी इज्जत हो। मेरे गांव में सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मैं इन सारी चीज़ों से परेशान हो गया तो मैंने बाहर पढ़ने लिखने की बात की, और अपने माता पिता से और गांव वालों से इजाज़त लेके बाहर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद मैं बाहर पढ़ लिख कर बाहर ही जॉब की, और अब बाहर ही रहता हूँ। लेकिन मैंने अपने गांव में जो कुछ भी देखा, ना मैं उसे झुठला पाता हूँ और ना ही उसका सपोर्ट कर पाता हूँ। आप लोग पता नहीं मेरी कहानी को सच मानेंगे या झूठ, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसे नकार भी तो नहीं सकता। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इनकी कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी, और इनकी कहानियों में क्या आपको विश्वास है? क्या आप भी मानते हैं कि आज के ज़माने में भी असुर होते हैं? खैर, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम नीलेश है और मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता था। मैं हमेशा लोगों को प्रॉपर्टी बेचने में ये ध्यान नहीं देता था कि उस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है या नहीं, क्योंकि मेरा फोकस पूरा का पूरा इस चीज़ पे रहता था कि उस प्रॉपर्टी को बेचने से मेरा कमीशन कितना बनता है। लोगों की भलाई या बुराई से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इस चीज़ के लिए मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत समझाया था। बाकी सब भी बोलते थे कि पाप का पैसा हमेशा पाप में ही जाता है,
लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मुझे पता था कि बिना पैसों के लोग किसी को पूछते तक नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसा और पावर है तो लोग आपके सामने झुकते भी हैं और आपको पूछते भी हैं। मैंने ये भी देखा था कि जिन लोगों के पास कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, अगर उनके पास पैसा है तो पता नहीं कहाँ से उनके रिश्तेदार भी जन्म ले लेते थे। आपने भी देखा होगा, अगर कोई पैसा वाला मरता है तो उसके रिश्तेदार अचानक से कहीं से प्रकट हो जाते हैं। मैंने भी ये चीज़ कई बार की थी। एक बहुत पैसे वाले इंसान की मृत्यु हुई, मुझे पता चला कि उसके आगे या पीछे कोई नहीं है। मैंने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उसका रिश्तेदार बन के पहुंच गया उसके प्रॉपर्टी पे हक जताने के लिए। मैंने इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे जिससे ये लगता था कि मरने से पहले उसका एकमात्र वारिस मैं ही हूँ। मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखूं। वो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा प्लान ये था कि उस प्रॉपर्टी को एज अ मालिक मैं आराम से बेच के वहाँ से निकल जाऊं, जिसके वजह से आगे चल के अगर कोई रिश्तेदार आए भी तो केस मुकदमा उसे लड़ना पड़े जो ये प्रॉपर्टी खरीदे। पहले भी एक दो बार मैंने ऐसा किया था, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा डील साबित होने वाला था और शायद सबसे खतरनाक भी। मैंने उनके मृत्यु के बाद उनके घर पे, बंगले पे, ज़मीन पे, खेतों पे, हर जगह पे उनका रिश्तेदार बन के कब्जा कर लिया। डॉक्यूमेंट्स होने के वजह से मुझे ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़ा। काफ़ी आसानी से कब्जा हो गया। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो एज अ टीम मेरे साथ काम करते थे, या मेरे एम्प्लॉय कह लीजिए, जो लोग इसमें मेरी मदद करते थे। उन्हें भी मैं पैसे देता था। इसमें भी वही हुआ। सभी लोग गवाह, सपोर्ट में और बाकी सारी चीज़ों में आके खड़े हो गए। मैंने आराम से हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। उनके पैसे उन्हें देकर मैंने रवाना कर दिया। लेकिन मैंने सोचा, इतना बड़ा बंगलो पहली बार देखा है, इतना बड़ा फार्म हाउस पहली बार देखा है। एक एक दो दो दिन सब जगह रह लूं, फिर इसका डील करूंगा। इससे ये भी होगा कि जो भी खामियां हैं मुझे पता चल जाएंगी, तो मैं आसानी से इसका मरम्मत कराना या बाकी सारी खामियां दूर करना भी कर सकता हूँ। तो मैं उसी बंगलो में जाके रहने लगा, जो बंगलो काफ़ी सुनसान एरिया में था, क्योंकि उस बंगलो के आसपास की सारी ज़मीनें उसी इंसान की थी, तो वहाँ कोई और कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता था। एकड़ों में उसके पास ज़मीन थी, इसीलिए उसके घर से काफ़ी दूर तक सिर्फ उसकी ही ज़मीन थी और कुछ जगह पे उसने छोटे मोटे फॉरेस्ट जैसा कुछ लगा के रखा था, जिसके वजह से वहाँ पे भी कोई नहीं रह सकता था। इसीलिए आबादी से काफ़ी दूर ये बंगलो था, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी। मैंने सोचा, चलो स्टार्टिंग के दिन पार्टी करेंगे। मैंने अपने कुछ दोस्तों को वहाँ बुलाया। वो लोग भी बंगलो देखकर पागल से होने लगे। उन्होंने कहा, भाई इतना बड़ा बंगलो है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इसे बेच क्यों रहा है? तो इसी में रहना शुरू कर दे, तेरा शान और नाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा कि तू खानदानी रईस है। मुझे भी ये बातें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही बताया, मुझे आगे चल के कोई तमाशा नहीं चाहिए था कि कोई रिश्तेदार आके मुझ पे केस कर दे और मैं उस केस में फंसा रह जाऊं। इसीलिए मैंने ये सारी प्रॉपर्टी किसी को बेचने का प्लान बना के रखा था। मैंने उन लोगों को भी बोल दिया कि तुम्हारे नज़र में कोई अच्छा बायर हो तो ज़रूर बताना। उन लोगों ने भी हामी भर दी। वो लोग भी बायर ढूंढने लगे, मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। तो उस बंगले में शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट डे मैं वहाँ रहा, सेकेंड डे मैं काम के वजह से वहाँ नहीं जा सका। तीसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ की बत्तियाँ बंद थी, जबकि मैंने वहाँ पे एक केयर टेकर रखा था और उसे कहा था कि यहाँ की बत्तियाँ जला के रखना, लेकिन वो कहीं गायब था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद मैं उसे गालियाँ बकता हुआ अंदर चला गया कि निकम्मा कहीं का, पैसे तो पूरे लेता है लेकिन ध्यान भी नहीं रख सकता, अगर कोई घर में घुस जाता और चोरी कर लेता तो। मैं तो ऐसे गुस्सा दिखा रहा था जैसे वो सारी चीज़ें मेरी ही हैं। लेकिन खैर, उस टाइम मैं बहुत
अजीब सा इंसान हुआ करता था। आज मुझे सोच के भी बुरा लगता है कि मैं कैसा हो गया था। लेकिन मैंने उसे काफ़ी ढूंढा। ढूंढने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने अंदर जाके लाइट्स जलाए। लाइट जलाने के बाद मुझे अजीब सा लगने लगा, जैसे काफ़ी सारे सामान मौजूद तो हैं लेकिन अपने जगह से उधर किए हुए हैं। मैंने सोचा उसी निकम्मे ने ये सब किया होगा। मैं उसे गालियां बकते रहा। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने दोस्तों को बुला के यहाँ पार्टी वगैरह कर रहा हो, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें इधर उधर हुई हों और वो यहाँ से भाग गया हो, ताकि मुझे पता ना चल जाए कि वो यहाँ पार्टी करने आया था। मैंने पूरे घर में चेक करना शुरू किया। चेक करते करते मैं उस बंगले के पीछे की तरफ गया और पीछे की तरफ मुझे एक अजीब सा डोर के जैसा कुछ दिख रहा था, जो लग रहा था जैसे दीवार था, लेकिन उस दीवार को खिसका करके डोर खुलता है, ऐसा कुछ सीक्रेट डोर काइंड ऑफ। जब मैं वहां तक गया तो मुझे पता चला हाँ, ये तो एक नॉर्मल दीवार के जैसा दिखता था। जरूर मेरे केयर टेकर ने इस दीवार को हटा के ये सीक्रेट डोर खोजा होगा। जब मैं अंदर गया और दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर का मंजर कुछ अजीब ही था। वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही थी और एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन मुझे तो चेक करना ही था, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी मेरी थी। उसके बाद जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे कई सारे फोटोज दिखे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इस घर में कई सारे मालिक रह चुके हैं और कई सारे रिश्तेदार भी। मतलब जो इंसान मरा उसके बहुत सारे रिश्तेदार थे या हैं, लेकिन कोई क्लेम करने नहीं आया। ऐसा क्यों? उसके बाद धीरे धीरे मैं उस कमरे में अंदर जाते रहा। थोड़ी देर बाद अंधेरा और गहरा होने लगा। फिर मैंने एक फोन वाली टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बदबू और वो आवाज़ और तेज होने लगी। काफ़ी अंदर तक जाने के बाद मुझे अंदर एक इंसान जैसी आकृति दिखी, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से बैठी थी या खड़ी थी, अंधेरे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो काफ़ी विकराल थी। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? उसने गुर्राते हुए मेरे तरफ पलट के देखा और उसकी चमकती हुई, आग से दहकती हुई आंखों को देखकर मैं बेचैन हो उठा। मैं समझ गया ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। मुझे लगा हो सकता है ये कोई जानवर हो और ये मकान मालिक का ही जानवर हो। लेकिन जब मैं उसके तरफ टॉर्च मारने लगा तो उसका शक्ल देखकर मेरी तो हवा ही टाइट हो गई। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत थे और उसका शकल पूरा लाल रंग का था। क्या था ये जीव, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं पलट के वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया था। लेकिन जब मैंने सिर घुमा के पीछे देखा तो वो तो मुझसे अभी बहुत दूर था। उसने सिर्फ हवा में हाथ उठा के रखा था और मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे लगा इसने मुझे टच तक नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा। जरूर इसमें अलौकिक शक्तियां भी हैं। कौन है ये जीव? भागने का तो कोई सवाल नहीं उठता। यहाँ कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे बाहर निकला जा सकता है, तो इससे बात करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, इज्जत देते हुए, कि आप कौन हैं? उसने कहा, आप? अभी तो तू तड़ाक कर रहा था। फिर मैंने बोला, नहीं, मुझे लगा कि मेरा केयर टेकर है, लेकिन आप तो कोई पहुंचे हुए लगते हैं। उसने कहा, हाँ, मैं कौन हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन इस घर में जो भी रहता है उसे एक नियम का पालन करना पड़ता है। मैंने पूछा, बताइए, मैं भी कोशिश करूंगा। उसने कहा, तुम्हें मेरे लिए या तो कोई जानवर लाना होगा रोज, या फिर कोई इंसान। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको खाने के लिए चाहिए तो मैं चिकन वगैरह ला करके दे दूंगा। बना के चाहिए क्या? मैं भी कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा था।
उसकी शक्ल देख के पता चल रहा था वो पका हुआ मांस शायद खाए भी नहीं। जिसकी ऐसी खूंखार दांत हो वो पका हुआ मांस खाएगा ही क्यों। उसने भी कहा, बेवकूफ, मैं जिंदा जानवरों की बात कर रहा हूँ, और ये जो तू अपने बाएं तरफ देख रहा है। उसके कहते के साथ मैंने उस तरफ टॉर्च घुमाया। अब मुझे समझ में आया कि ये बदबू किस चीज की थी। वहां ढेर सारे जानवरों की हड्डियां और पंख और अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए थे। उन्हीं पार्ट्स और पंखों और हड्डियों के बीच मैंने जब एक तरफ टॉर्च घुमाया तो मेरे केयर टेकर का सिर भी पड़ा हुआ था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा केयर टेकर गायब कहाँ हो गया। उसने ये दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कई दिनों से ये भूखा है। उसने बोला, हाँ, अब तू सही समझा। मैं कई दिनों से भूखा था, इसलिए इसने दरवाज़ा खोला, मैंने इसे खा लिया। अब मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे कोई ऐसा भी चाहिए जो कि मेरा काम कर सके। इसलिए मैंने तुझे ये बोलने के लिए जिंदा छोड़ा है। अब तू मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई जानवर लाते रहेगा, नहीं तो तेरा हश्र क्या होगा मुझे बताने की तो जरूरत नहीं। मैंने कहा, हाँ हाँ जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। खैर, मुझ में थोड़ी अपने काम को लेके चापलूसी की भी आदत थी। मैंने उसके साथ भी वही शुरू कर दिया और शायद उसे ये अच्छा भी लगा। उसने कहा, तू काफी समझदार लगता है तेरे साथ मेरी अच्छी जमेगी। और एक बात, अगर तू मेरे लिए यूं ही खाने पीने का जुगाड़ करते रहा और मैं तुझसे खुश रहा तो तुझे जिंदगी तो मिलेगी ही, साथ में धन दौलत और भी जो तू चाहेगा वो भी मिलेगी। मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा। मैंने सोचा, मुझे तो ये प्रॉपर्टी बेच के पैसे मिलने वाले थे, अब लगता है यूं ही मिल जाएगी। खैर, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने उससे चापलूसी भरे स्वर में कहा, आप घबराइए मत। आपको जितना लगता है, एक लगे तो एक, चार लगे तो चार, मुर्गा लगे तो मुर्गा, बकरा लगे तो बकरा, मैं लाके देते रहूंगा, आपको फिक्र नहीं करनी। हाँ भाई साहब, लेकिन एक बात है, मुझे आपके विकराल रूप को देख के डर बहुत लग रहा है। इसके वजह से आपके सामने आके नहीं खड़ा हूँगा, क्योंकि आपके सामने खड़े होने की तो मेरी औकात भी नहीं। मैं गेट पर से ही उस जानवर को अंदर की तरफ धकेल दूंगा और गेट बंद कर दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, और हाँ, तू मुझसे डर रहा है, डर मत। तू मुझे आज तक मिले हुए सभी लोगों में सबसे अच्छा लगा। तुझे तो मैं नहीं मारूंगा। हाँ, लेकिन अगर गलती से तेरे अलावा कोई और यहाँ आ गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने बोला, ठीक है भाई, आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूंगा। फिर मैं वहां से चुपचाप निकला और उसी दिन जाके कई सारे मुर्गे और बकरे खरीद लिए और उसी प्रॉपर्टी पे अच्छा खासा फार्म हाउस जैसा बना दिया, जिससे कि मैं वहीं पे मुर्गियां और बकरे रखने लगा, उन्हें दाने डालने लगा। रोज रोज खरीदने का लफड़ा कौन लेगा, और वहीं पे उसे रोज खाने के लिए देने लगा। एक मांगे तो एक, दो मांगे तो दो, देते रहता था। उसके बाद एक हफ्ते तक ऐसा ही चलते रहा। मैं अब परेशान होने लगा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में पैसे भी बहुत लग रहे थे। मैंने सोचा कि ये तो अभी तक मुझे कुछ दे ही नहीं रहा, मैं इसे फ्री में खिलाए जा रहा हूँ, क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी से ही भाग जाऊँ। फिर मैंने उसे सोचा, ठीक है, आज का खाना दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसे खाना दिया। उसने बोला कि तुझे इतने सारे सामान लाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। एक काम कर, आ गया और यहाँ दाहिने तरफ एक थैली रखी हुई है, वो थैली लेके चले जा। मैंने सोचा, बाएं तरफ तो सिर्फ हड्डियां थी, दाहिने तरफ क्या है, उनके ऑर्गन्स। फिर भी अब उसकी बात को तो टाला नहीं जा सकता था। मैं अंदर गया और वो थैली लाने लगा, लेकिन वो इतनी भारी थी कि मुझसे जा नहीं रहा था। तो मैंने उसे घसीटना ही सही समझा। मैं उस थैली को घसीटते हुए बाहर लाया और जब उस थैली पे खोलकर रोशनी डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
उसमें सोने के सिक्के थे। ये देख के मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा। उसने कहा, जा, ये सोने के सिक्के तेरे हुए। हर हफ्ते मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा, इतना या फिर इससे ज्यादा भी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने बिना एक बार भी सवाल पूछे मुझे हफ्ते भर खाना खिलाया है, और जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा। इसीलिए तू अब जा और जाकर मौज कर। मैंने भी सोचा, हाँ भाई, बात तो सच है। मैं वो पैसे लेकर के, मतलब सोने के पैसे, सोने के सिक्के लेकर के अपने घर जाने वाला था। फिर मैंने सोचा, घर में क्या जवाब दूंगा, इतना सारा सिक्का और सोना, ये सब क्यों। मैंने सोचा, नहीं, इसे एक काम करता हूँ, यहीं कहीं फार्म हाउस में ही रख देता हूँ। इसमें से 10-10 कॉइन्स, 20-20 कॉइन्स बेचूंगा और धीरे धीरे उस पैसों को इस्तेमाल करूंगा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन शाम होने तक मुझे किसी भी वजह से आना ही पड़ता था। चाहे मैं कहीं भी रहूं, कितना भी बिजी रहूं, शाम तक मुझे यहाँ आके इसे खाना खिलाना ही पड़ता था। वरना इसने एक वार्निंग सिक्के देते समय ही मुझे दे दी थी कि अगर किसी दिन तू चूक गया तो समझ ले तू गया। मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें इतनी ताकत भी हो कि अगर मैं कहीं और भी हूं तब भी ये मुझे मार सकता है। मैंने यही काम करते रहने का सोचा। उसके बाद धीरे धीरे मैं काफ़ी इस चीज़ से परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मैं अपने फैमिली के साथ कहीं हॉलिडे पे नहीं जा सकता था। मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकता था। अगर मेरी बीवी को अपने मायके जाने का मन होता तो मैं अपने ससुराल वालों के यहाँ नहीं जा सकता था। मेरे माता पिता थोड़े दूर रहते थे, मैं उनके पास भी नहीं जा सकता था। मैं इस राक्षस से बंध के रह गया था। पता नहीं ये था भी क्या। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सा जीव था या कौन सा जानवर, लेकिन अब मैं इससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे मेरे मन में ये प्लान आने लगा कि क्यों ना अपने जगह किसी और लालची इंसान को लगा दिया जाए। खाना इससे मिलता रहेगा और मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को इसके बारे में बताया, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त पहले भी पूछ चुके थे कि तू आखिर इतना सारा पैसा ला कहाँ से रहा है, तूने तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, फिर इतना पैसा कैसे। मैंने एक दोस्त को चुना जो कि हमारे सारे दोस्तों में सबसे ज्यादा लालची था, मुझसे भी ज्यादा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सच सच, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को अंधेरे में रखूं। अब मेरी आंखें खुलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि ये पैसा अब मेरे किसी काम का नहीं। अगर इंसान पाप से ही पैसा कमाता है तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पैसे तो बहुत थे, लेकिन कई बार मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ जाती थी, कई बार मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ जाती थी। ये सारी चीजें देख के मुझे समझ में आने लगा था कि पाप का पैसा पाप में ही जाता है। मेरे एक दो रिलेटिव की मौत हो गई थी। हालांकि मैंने उन्हें अच्छा खासा अमाउंट दिया, लेकिन इससे भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मैं अब समझ चुका था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। आज़ादी सबसे मूल्यवान चीज़ है, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता, और मैं अब उसी आज़ादी के लिए छटपटा रहा था। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। मेरा दोस्त इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। उसने बोला, भाई, अगर पैसे मिल रहे हैं तो मैं किसी भी राक्षस, जानवर या कुछ भी हो उसे खिलाने पिलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला, ठीक है, पहले मैं जाकर उस जीव से पूछ लेता हूँ कि वह उस चीज़ के लिए वो तैयार है। मैं गया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने डरते डरते उससे पूछा कि सुनिए भाई साहब, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मेरा एक दोस्त है, वो आपकी सेवा मेरे ही जैसा या मुझसे भी बेहतर करेगा। क्या आप तैयार हैं? उसने कहा, ठीक है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू जा सकता है, लेकिन वो मेरी सेवा में अगर चूका तो तू भी गया। मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं कहीं भी भाग जाऊं या कहीं भी चला जाऊं, अगर वो चूका तो मैं भी गया। मैंने सोचा, मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे उसे डराना होगा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो मान गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर तू चूका तो तू और तेरी फैमिली कभी बच नहीं पाएंगी। चाहे तू कहीं भी भाग जा, कुछ भी कर ले, कितना भी कोशिश कर ले,
तू भी नहीं बचेगा, तेरी परिवार को भी नहीं छोड़ेगा वो, और साथ में मैं भी नहीं बचूंगा। तो भाई, अपने लिए नहीं, अपने परिवार और मेरे लिए कभी चूक मत जाना। और अगर तुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगा तो किसी ना किसी ऐसे ही भरोसेमंद इंसान को देना। और तुझे भी पता है कि जिससे भी ये काम सौंपा जाएगा वो माला माल हो जाएगा, तो कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिल ही जाएगा। हालांकि मुझे आज तक ये तो नहीं पता चला कि वो दानव या जो भी था वो उस घर तक पहुंचा कैसे, और उस घर का कौन सा मालिक उसे वहां लेके आया था, या वो पहले से ही वहां था। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, लेकिन आज तक अगर मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब मेरा दोस्त अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है, और इसी तरीके से रखते रहे तो अच्छा ही होगा। इस कहानी में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।